हेलो एवरीवन। जनरल स्टडी ऑफिशियल के डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है आलोक रंजन। तो इस कार्यक्रम के तहत हम कुछ करंट अफेयर का वन लाइनर देखते हैं तथा कुछ करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस में देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वन लाइनर करंट अफेयर से। जो पहला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्न में से किस उद्देश्य से हाल ही में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। तो जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है उसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन को काबू करना। ओके। अगला एक वर्ष 2023 का एबेल पुरस्कार विजेता जो है लुइस कैफरेल, वो किस देश के हैं? तो अर्जेंटीना के हैं। और जो ये एबेल पुरस्कार दिया जाता है ये मैथमेटिक्स में हर साल जो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हैं उनको दिया जाता है। अगला है कि 22 दिसंबर को किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय गणित दिवस या नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है? तो ये श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में एक जगह है इरोड। इरोड में बहुत फेमस है हल्दी, जो जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। और ये जो नेशनल मैथमेटिक्स डे है ये 2012 से मनाया जाता है। 2012 में तब के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और रामानुजम की मृत्यु 32 वर्ष की उम्र में हो गई थी। अगला है कि 27 मार्च 2023 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया था? तो विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया। अगला है कि 2023 में किस तिथि को अर्थ आवर डे के रूप में मनाया जाता है? अर्थ आवर मनाया जाता है तो 25 मार्च को मनाया गया था इस वर्ष। और यह हर साल 25 मार्च को नहीं मनाया जाता है। दरअसल ये हर साल जो मार्च का महीना होता है ना, उसके आखिरी जो शनिवार होता है, लास्ट जो सैटरडे होता है, उसमें मनाया जाता है। तो इस बार जो आखिरी शनिवार पड़ा था मार्च का, वो 25 मार्च को पड़ा था। ठीक है, इसके बारे में कुछ और जानकारी जान लीजिए। अर्थ आवर WWF एक संस्था है, उसके द्वारा ये शुरू किया गया था। इसके तहत क्या किया जाता है कि हर मतलब रात को 8:30 से लेकर के 9:30 बजे तक, 1 घंटे करीब में घर की या दुकान की सारी लाइटें ऑफ कर दी जाती है और संकेत किया जाता है कि हम एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे हैं, जिससे हम पृथ्वी से जो पोल्यूशन है उसको कम कर पाए। WWF के बारे में अगर जानकारी जाननी है तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में एक शहर है ग्लैंड, वहां पे इसका मुख्यालय है। अगला कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित HD 3385 निम्न में से किस फसल की किस्म है? तो ये गेहूं की किस्म है। और ये जो फसल की किस्म है ना, ये ज्यादा गर्मी, सर्दी या फिर बहुत ज्यादा बारिश में भी इनको भी सहने की इसमें क्षमता है और इसकी प्रोडक्टिविटी में कमी नहीं आएगी। तो गेहूं के प्रोडक्शन को और प्रमोट करने में ये बहुत मददगार साबित होगा। अगला क्वेश्चन कि गुजरात में शुरू किया गया सुजलाम सुफलाम अभियान किससे संबंधित है? ये भूजल प्रबंधन से संबंधित है और ये 6ठा अभियान था। ठीक है, और भूजल प्रबंधन जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको मैनेज करने के लिए। अगला कि निम्न में से किनके जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो चौधरी चरण सिंह जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके जन्मदिन पे राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इनको किसानों का नेता भी कहा जाता था। ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है ना। और ये प्रधानमंत्री कब बने थे? 1979 में प्रधानमंत्री बने थे और 80 तक रहे थे। इसके पहले अगर प्राइम मिनिस्टर देखें तो जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर थे, फिर लाल बहादुर शास्त्री दूसरे बने, फिर इंदिरा गांधी तीसरी बनी और चौथे बने थे मोरारजी देसाई। उसके बाद से ये चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। बीच में एक नाम आता है गुलजारीलाल नंदा का, जो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कुछ दिन के लिए बने थे और लाल बहादुर शास्त्री के भी मृत्यु के बाद कुछ दिन के लिए बने थे। और वो प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो सिर्फ कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनका नाम काउंट मैंने नहीं किया है। अगला कि राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक कब मनाया गया? तो ये 12 से 18 फरवरी को मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। भारत और पाकिस्तान ने 1 जनवरी 2023 को अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया था। इससे संबंधित समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये 1988 में हुआ था। दरअसल इसमें होता क्या है, 1 जनवरी को दोनों इंडिया और पाकिस्तान अपने अपने देश में जो भी परमाणु संयंत्र हैं या फिर जहां भी कोई न्यूक्लियर संबंधित एक्टिविटी होती है उसकी जानकारी एक दूसरे देशों को देते हैं, ताकि युद्ध के समय या किसी टेंशन के समय एटलीस्ट उन स्थानों पे जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर से संबंधित कोई चीज हो रही है
वहां पे कोई हमला नहीं किया जाए, वहां पे किसी तरह का बमबारी नहीं किया जाए। ठीक है, तो ये 1988 में हुआ था, हालांकि लागू तो 1992 में हुआ था। जो 14वां एरो इंडिया शो है 2023 का, उसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा किया गया। ये एक पहल है, एक तरीका है जिससे भारत में हेलीकॉप्टर या फिर जो फाइटर प्लेन है उनकी भारत पे ही निर्माण करने की योजना है, जिससे इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके। अगला है कि 9 जनवरी 2023 को प्रवासी भारतीय दिवस निम्न में से किस थीम पे मनाया गया था? तो उसका आंसर है प्रवासी भारतीय अमृतकाल में भारत के विश्वसनीय भागीदार। और ये 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई, इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, या कथन पर विचार करें। देखिए, जो पहला कथन है उसकी वो है कि उनकी सदस्यता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102(1) के तहत रद्द की गई है। दूसरा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत सदस्यता रद्द की गई है या की जा सकती है। अगला है कि सदस्यता रद्द करने का अंतिम निर्णय सदन के स्पीकर के पास होता है। तो अगर राहुल गांधी की सदस्यता किस मामले में रद्द की गई है, तो उसके आधार पे बी और सी आंसर सही है, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 है, इसका एक आर्टिकल 8(3) है, ठीक है ना, जो ये कहता है कि अगर किसी भी सांसद को या किसी भी जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उनको अगर 2 वर्ष या उससे ज्यादा की सजा मिल जाती है, तो उनकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाती है। और अभी हाल ही में सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी जी को 2 वर्ष की सजा सुनाई थी। और जो आखिरी है, ये तीसरी जो स्टेटमेंट है कि सदस्यता रद्द करने का अंतिम निर्णय सदन के स्पीकर के पास होता है, तो बिल्कुल सही बात है। सदस्यता रद्द होनी या नहीं होनी है, इसका निर्णय स्पीकर करता है, ठीक है ना, और इस निर्णय को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते। तो ये दोनों सही होगा, बी और सी। अब जहां तक बात अनुच्छेद 102(1) की है, इसके तहत भी जो सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के, उनकी सदस्यता रद्द होती है। लेकिन इसके द्वारा जो सदस्यता रद्द होती है ना, उसके लिए अलग अलग 3 कंडीशन है। पहला है कि मेंटल हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, दिमागी रूप से कोई अस्वस्थ हो गया है, तो इस आधार पे, या फिर कोई दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया है, तो वो आधार पे, या फिर किसी की नागरिकता रद्द हो गई है, मतलब किसी की नागरिकता ही अवैध थी, तो इन तीनों आधार पे अगर किसी सांसद सदस्य की सदस्यता रद्द होती है, तो आर्टिकल 102 के तहत उसकी सदस्यता रद्द होती है। पर राहुल गांधी की सदस्यता इसके आधार पर रद्द नहीं हुई है, ये बी और सी के आधार पर रद्द हुई है। एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 191(a), ठीक है ना, इसके तहत भी सदस्य 192(a)(1), ठीक है ना, आर्टिकल 192(1), इसके तहत सदस्यता रद्द होती है। जो विधायक होते हैं, जो विधानसभा या विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, उनकी सदस्यता इन्हीं तीनों आधार पे रद्द होती है, पर वो विधानसभा के लिए है और इस 102(1) लोकसभा या राज्यसभा के लिए, ठीक है। एक और तरीका है जिससे सदस्यता रद्द होती है, वो है संविधान का बहुत फेमस संशोधन है, वो है 52वां संविधान संशोधन, जो 1985 में हुआ था राजीव गांधी द्वारा। इसके तहत अनुसूची 10 को संविधान में जोड़ा गया था, जो दल बदल विधेयक कानून है या एंटी डिफेक्शन लॉ है, जिसके तहत अगर कोई सदस्य अपने पार्टी से ट्रांसफर होकर दूसरी पार्टी में जाता है, तो एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी के साथ जाना होगा, अन्यथा उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। अगला है कि 3 जनवरी को निम्न में से किस समाज सुधारक की जयंती है? तो सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले की जयंती है। ये इन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत काम किए हैं, और इसके लिए इन्हें अंग्रेज सरकार से भी बहुत, जो अंग्रेजी कंपनी थी, उनसे भी इनको बहुत सारे अवार्ड मिले। इन्होंने 1848 में पहला बालिका विद्यालय की स्थापना की थी, और जो पिछड़ी जाति की बालिकाएं थी उनके शिक्षा को प्रमोट करने के लिए इन्होंने बहुत काम किया था। और इनके जो पति थे जिनसे इनकी शादी हुई थी, उनका नाम था ज्योतिराव फुले, या ज्योतिबा फुले भी कई जगह लिखा जाता है। ये दोनों महाराष्ट्र के थे, सतारा एक जगह है वहां के थे। और ज्योतिबा फुले ने भी समाज सुधार के लिए बहुत सारे काम किए। ज्योतिबा फुले की से संबंधित 2 फैक्ट हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं।
1973 में ये दोनों चीजें हुई थी। पहला उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में, ठीक है, 1973 नहीं 1873, ओके। और गुलामगिरी पुस्तक उन्होंने उसी वर्ष लिखी थी, ठीक है। तो दो चीजें इनसे पूछी जाती है। अगला, एक कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई, वह किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे? तो वायनाड से सांसद थे, वायनाड केरल में। अगला कि हाल ही में संपन्न 13वां महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक विजेता कौन कौन है? तो इन चारों ने स्वर्ण पदक जीता है, लवलीना बोरगोहेन, निखत जरीन, नीतू घंघास और स्वीटी बुरा, ठीक है, ये घंघास इनका नाम है। इन चारों ने गोल्ड मेडल जीता है। भारत ने कुल बॉक्सिंग में इस बार 4 गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। और निखत जरीन ने दूसरी बार गोल्ड मेडल जीता है महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, और ऐसा करने वाली दूसरी भारतीय बन गई है। इसके पहले एमसी मैरी कॉम ने यह कारनामा किया था। अगला है कि 22वां फीफा वर्ल्ड कप 2022 में सबसे ज्यादा गोल करने के लिए गोल्डन बूट अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये किलियन एम्बापे को दिया गया है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप से और क्या क्या जानकारी पूछी जा सकती है? फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? तो कतर में हुआ था, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता? तो अर्जेंटीना ने जीता, ठीक है। और फीफा वर्ल्ड कप किसके बीच हुआ? तो अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस। अगला कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है? तो इजरायल के प्रधानमंत्री ने। इजरायल के प्रधानमंत्री अभी कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू है। दरअसल उन्होंने एक न्यायिक सुधार करने का प्रयास किया था, जिसकी वजह से वहां के लोगों को लगा इस न्यायिक सुधार से जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी शक्तियां कम हो जाएगी, जिसके बाद विरोध होने लगा। इस विरोध की वजह से उन्होंने सुधारों को स्थगित कर दिया। अगला कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दल किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है। तो ये तो सारे वन लाइनर। अब देखते हैं कुछ डिटेल एनालिसिस वाले करंट अफेयर। तो कुछ न्यूज ये थी, द हिंदू की न्यूज है ये, कि ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान में भारत 5वें स्थान पे चला गया है। दरअसल हाल ही में साइंटिफिक डेटा पत्रिका की प्रकाशित शोध में ग्लोबल वार्मिंग में शीर्ष जो 10 देश है ना, उसमें भारत का स्थान 5वां हो गया, ठीक है। शीर्ष योगदानकर्ता कौन है? तो सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करता है तो वो करता है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये कुल ग्लोबल वार्मिंग का 17.3% योगदान खुद करता है। इसके बाद से चीन है, फिर तीसरे नंबर पे रशिया है, ठीक है। मैं आपको एक सेकेंड एक मैप से दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे। देखिए ये सारे रेड वाला जो है वो ज्यादा उत्सर्जन को दिखा रहा है, और ब्लैक वाला, तो जैसे अमेरिका आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा उत्सर्जन कर रहा है, और उसके बाद से चाइना है, फिर इंडिया है, रूस है, ब्राजील है, इन सारे देश है, ठीक है। तो उत्सर्जन इतने सारे देश करते हैं, पर इसका जो रिपरकशन है वो सारे देश को भुगतना पड़ता है। जैसे पिछले वर्ष पाकिस्तान में जो एक खतरनाक वाला बाढ़ आया था, क्योंकि जब गर्मी बढ़ेगी और ग्लेशियर पिघलेंगे जिससे समुद्र का स्तर बढ़ेगा, तो नुकसान तो सारे देश को होगा, खासकर जो आइलैंड वाले कंट्रीज है जैसे फिजी है, मॉरिशस है, उनको ज्यादा खतरा है। भारत की स्थिति क्या है? तो भारत 2005 में 10वें स्थान पे था, अब 5वें स्थान पे आ गया। इसका मतलब पोल्यूशन उत्सर्जन भारत में बढ़ा है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी है, गाड़ी की संख्या बढ़ी है, ठीक है। तो उस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इसके लिए भारत सरकार बहुत सारे स्टेप ले रही है। सोलर एनर्जी को बढ़ावा दे रही है, विंड एनर्जी को बढ़ावा दे रही है, और भी बहुत सारे रिन्यूएबल सोर्सेस पे ध्यान दे रही है, चाहे वो शेल गैस हो या फिर हाइड्रोजन से कैसे गाड़ियां चलेगी, इस पे ध्यान दिया जा रहा है, ओके। बाकी ये सब हिस्ट्री है कि पहले भारत 1850 से 21 तक इतने डिग्री सेल्सियस ही वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। इसमें जो एक इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, इस बार बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो 68 बीपीसी हुआ था। देखिए ग्रीन हाउस गैस का जो प्राथमिक घटक है ना, वो है जल वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, और नाइट्रस ऑक्साइड है, प्लस ओजोन है। ये सारे गैस ग्लोबल वार्मिंग के प्राइमरी कंपोनेंट है। सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग इन्हीं की वजह से होता है। और एग्जाम्स में कई बार पूछ जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन से गैस, कौन से कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो ये सब याद रखिएगा। अगर एक आए तो एक मारिएगा, वरना अगर मल्टीपल आए तो मल्टीपल देख लीजिएगा, ओके। इस बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये थे आज के डेली करंट अफेयर। इस पूरे करंट अफेयर का जो पीडीएफ होता है वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देता हूँ। इसके अलावा टेलीग्राम पे मैं ये सारे पीडीएफ डाल देता हूँ, तो आप टेलीग्राम जो हमारा जनरल स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम है वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।
और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।